नमस्कार। मस्त रहिए आप सब लोग, ईश्वर की कृपा बनी रहे आप पर। आइए आज आपको एक दूसरा किस्सा बताता हूँ, वो भी बनारस का ही। सुनिए और आनंद लीजिए। उसमें से जो लोग इस किस्से को सुनने वालों में से जो लोग बनारस के हैं वो तो खैर आनंद लेंगे ही, क्योंकि हो सकता है उन्होंने उन दृश्यों को देखा हो। बाकी जो नहीं है वो उनको भी आनंद आएगा, लेकिन किस्से को पूरा सुनिएगा तब आनंद आएगा। और साथ ही साथ एक गुजारिश और है कि इसको हमारे इस नए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी करिए और इसको लाइक और शेयर भी करिए ताकि मज़ा आए। अब मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। जैसे मैं बताया, मैंने बचपने से शुरू किया है, आगे तक ले जाऊँगा। और हाँ, एक बात और, नहीं बाद में भूल जाऊँगा कि इस किस्म के जैसे किस्से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आपके बचपनों में या युवावस्था में जैसे भी अगर इसी किस्म के मज़ेदार किस्से हों तो आप उसका वीडियो बना करके हमारी ईमेल पे भेज सकते हैं, मैं उसको भी दिखाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि इस ये जो पूरा एक जीवन के आनंद का उत्सव है, इसमें जितने अधिक लोगों की सहभागिता हो अच्छा है। हर व्यक्ति के जीवन में मज़ेदार किस्से होते हैं और उन किस्सों को अगर लोग सुनते हैं तो मज़ा आता है। इससे पहले ही बतकही में यही सब हुआ करता था, बतकही की परंपरा अब ख़त्म हो गई है। इस वजह से ये इस चीज़ को मैंने शुरू किया। हाँ, तो मैं बता रहा था ये भी किस्सा बनारस का ही है और मेरे बचपन का ही है। बनारस में एक होती थी ढिलवा चौथ। अब होती है या नहीं होती मुझे नहीं मालूम, क्योंकि बनारस में मैं बनारस में 2 बार रहा हूँ। एक तो मेरा बचपन और पैदाइश भी बनारस की है, बाद में मैंने बनारस में नौकरी भी की, हिंदुस्तान के बनारस संस्करण में। और उसके बाद भी आना जाना होता ही रहता है। तो बनारस का मिजाज भी जो है काफ़ी कुछ बदल रहा है, काफ़ी कुछ पुरानी परंपराएं भी उसकी ख़त्म हुई हैं। और जो पक्का मोहाल है, जो मूलतः बनारस की के आत्मा कहा जा सकता है, उसमें तो बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। लेकिन बाकी बनारस की रीति रिवाज परंपराओं में और रहन सहन में भी काफ़ी बदलाव आया है। बनारस का जो फक्कड़पन और मस्ती थी और गालियाँ जो थी, जो बनारस की पहचान हुआ करती थी, वो सब काफ़ी कम हो गया है। लेकिन बहरहाल तो भी मूल स्वभाव तो अभी भी है ही बनारस का। हाँ, तो मैं बात कर रहा था उस डेढ़वा चौथ की, जो बनारस में मनाई जाती है। अब मनाई जाती है या नहीं मनाई जाती मुझे नहीं मालूम। ये एक तरीके का एक लोकल त्यौहार था जो मेरा ख्याल है सिर्फ बनारस में ही मनाया जाता था और हो सकता है भी मनाया जाता हो। उसको बोलते थे ढेरवा चौथ। उसमें ये ढेरवा चौथ किस दिन पड़ती थी ये तो मुझे नहीं याद है, बचपन की बात है। किसी अमावस्या को पड़ती थी जब कुछ दिखाई नहीं देता था। और उस दिन जो गांव वो जो मोहल्लों में जो ये जो मोहल्लों के जो शोधे होते थे, जो दबंगे होते थे एक तरीके से, वो सब घरों पे पत्थर और गुम्बे चलाते थे और भाड़ भाड़ होता था। उस दिन सब लोग अपना अपना बदला बदला भजाते थे। जिस परिवार से दुश्मनी या असंतोष होता था वो लोग उसके दरवाजे में खूब पत्थर मारते थे। और लोग भी जानते थे कि आज पत्थर मारे जाएंगे, तो दरवाज़ा बंद करके अपना बैठे रहते थे अंदर। लेकिन लड़के तो लड़के, लफंगे तो लफंगे, वो तब तक मारते रहते थे जब तक बाहर से आदमी निकल के न गाली देने लगे। और वो जब गालियाँ पड़ने लगती थी तो लोगों को बड़ा रहता था, क्योंकि बनारस जो है मेरे बचपन में गालियों का भी आनंद लेने वाला शहर था। अब है या नहीं मैं नहीं कह सकता, अभी भी होगा ऐसा नहीं है, बाकी शहरों से तो अच्छा ही है। तो ये मतलब ढेरवा चौथ का जो मुख्य मतलब क्रक्स था वो ये था कि लोग खूब ढेले मारते थे जिनसे दुश्मनी होती थी, जिनको परेशान करना चाहते थे। लेकिन उसके पीछे मकसद मज़ा लेना था। और जब मतलब मान लीजिए उस मोहल्ले में 100 घर है तो 100 में से 90 घर तो इस अत्याचार को चुपचाप सह लेते थे और बाहर ही नहीं निकलते थे। लेकिन 10-12 घर ऐसे होते थे जो नहीं सह पाते थे, या जिनमें धाकड़ लोग रहते थे या थोड़े मज़ेदार टाइप के लोग रहते थे, वो छतों पे आ जाते थे। और उसके बाद वो भी जो अपनी छतों से बेशुमार गालियाँ बकने लगते थे और नीचे से लड़के जवाबी गालियाँ देते थे, और वो एक देखने योग्य दृश्य होता था। हिंसा मारपीट उसमें कहीं कुछ नहीं होता था, केवल गालियाँ बकी जाती थी। और गाली बकने के बाद बकने वाले भी थक करके और ढेला फेंकने वाले भी थक करके अपने अपने घरों में चले जाते थे। ये पूरा एक 3-4 घंटे का रात में आनंदमय दृश्य हुआ करता था। हमारे मोहल्ले में भी जैसे मैंने बताया चौर छठवा जिसमें हम लोग रहते थे, उसमें एक परिवार रहता था। उनकी परिवार के मुखिया का तो नाम मैं भूल रहा हूँ। उनके लड़के का नाम था लुल्लू, जिसको लुल्लू को लोग लुल्लुर लुल्लुर बोलने लगे थे। और लुल्लू की एक दादी थी, मेरा ख्याल है वो वृद्धा करीब 90 साल से तो ऊपर की रही होगी। लेकिन और दिन में बड़ी सोती रहती थी घर के अंदर वो, लेकिन आवाज़ उनकी उस समय भी बड़ी पाटदार थी। पाटदार मतलब बहुत सख्त। और वो बुढ़िया जब बाहर निकलती थी किसी वजह से, वो गालियाँ बकना शुरू करती थी, तो वो समझ लीजिए कि समा बन जाता था। वो गालियाँ बकने के दौरान नई नई गालियाँ भी बनाती जाती थी, और ऐसी गालियाँ कि सुन करके अगर ठीक ठाक आदमी हो तो भाग खड़ा हो। लेकिन लौंडे तो लौंडे, वो तो चाहते ही थे कि बुढ़िया बाहर निकल के गाली दे। लेकिन बुढ़िया, उनका मकान काफ़ी बड़ा था
और बूढ़ा अंदर के कमरे में रहती थी। वो काफ़ी वृद्ध महिला थी, सोती रहती थी या जो भी करती हूँ। और लड़कों का निशाना हर बार जब जब तक मैंने उस डेढ़वा चौथ को देखा, लुल्लुर का घर होता ज़रूर होता था। उसका मकसद केवल ये था कि लुल्लुर की दादी आफ्टर ऑल परेशान होकर बाहर निकल ही हमें, और फिर जो गाड़ियाँ बके तो उन गाड़ियों का आनंद वो मोहल्ले के शोहदे ले। मेरा ख्याल है वो वृद्ध महिला जो थी वो भी काफ़ी कुछ पेशेंस रखती होंगी, क्योंकि बहुत देर तक वो बाहर नहीं निकलती थी। और भाड़ 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 ढेला पड़ता ही जाता था, ढेला गुम्मा। लेकिन आखिरकार बेचारी कब तक चुप रहती। तो जब काफ़ी मतलब परेशान हो जाती थी या शायद उसे नहीं सुना जाता रहा होगा, तो फिर वो अपने घर के छत पे आ जाती थी वृद्धा। लेकिन भाई गजब ताकत होगी तो मैं मानना पड़ेगा, 90 साल के आसपास की थी बुढ़िया, लेकिन वो जब आके गरजने लगती थी अपनी पाटदार आवाज़ में, तो एक से एक शानदार गालियाँ बकने लगती थी। अच्छा, दिक्कत एक एक अच्छी बात ये थी कि वो गाली बुढ़िया जो थी वो चूँकि मोहल्ले की काफ़ी वृद्ध महिला थी, इसलिए मोहल्ले के ज़्यादातर लोगों के परिवार का इतिहास भी उसको मालूम था। तो वो रात में भी जहाँ जिन जिन लोगों को पहचान पाती थी, बहुतों को तो नहीं पहचान पाती, लेकिन कुछ आवाज़ से, कुछ उससे, सबसे कुछ को पहचान लेती थी। तो गाली बकने के दौरान वो उन परिवारों के इतिहास भी बखानती जाती थी। करे तोर माई जब भाग गए थे फलाने के साथे तो का सोचे तो हम ना जानी था। ये सब उस तरीके की बातें भी वो करती थी। और समझ लीजिए, अच्छा वही जैसे मैंने बताया ना कि बनारस का मज़ा कि पर्सनल गालियाँ खाने के बाद और परिवार की पर्सनल बातें की धज्जी उड़ने के बाद भी वो भी सार्वजनिक रूप से वो शोधे हटते नहीं थे, बस खड़े होकर खिलखिलाते रहते थे और कहीं कुछ नहीं, बस गाली। और वो बड़ा मतलब समझ लीजिए, मैं उस दृश्य को मतलब इतना आनंद आता था उस दृश्य को देखने में। और हाँ, ढेला मतलब जो ढेला फेंका जाता था उसमें एक चीज़ का खास ख्याल रखा जाता था कि ढेला तभी तक फेंका जाता था जब तक दरवाजे बंद रहते थे। जहाँ दरवाजे खुले और आदमी बाहर आया तो फिर इस बात का ख्याल रखा जाता है कि ढेला उस जगह पर न फेंका जाए ताकि उस आदमी को लग न जाए या उस परिवार के सदस्यों को लग न जाए। और जब दरवाज़ा खुल करके लोग बाहर आ जाते थे तो वो शोधों का मकसद भी पूरा हो जाता था। जब तो खुली गया फिर गाड़ी पकेगा, आप लोग सुन के आनंद लेंगे। तो समझ लीजिए कि रात के करीब 9 से 10 के बीच में मतलब लोग जिन जिन घरों के दरवाज़ों को खुलना होता था खुल जाते थे और लोग बाहर आ जाते थे। और उसके बाद 2-3 घंटे समझ लीजिए कि इस तरीके से चारों तरफ वातावरण में गालियाँ ही गालियाँ गूंजती थी कि उसका मैं मुझे नहीं मालूम कि उन गालियों का प्रयोग मैं कर सकता हूँ या नहीं। बस इससे समझ लीजिए कि उससे अधिक अश्लील गालियाँ मैंने अपने जीवन में नहीं सुनी। और उससे भी मज़ेदार बात कि उन गालियों को लोग बाकायदा आनंद लेते थे, हँस करके हो करके। ऐसा हुआ करता था बनारस। अब पता नहीं वो डेढ़वा चौथ वहाँ मनाया जाता है या नहीं मनाया जाता। लेकिन डेढ़वा चौथ की जो परंपरा थी वो इसमें कोई शक नहीं बनारस की परंपरा थी और नायाब परंपरा थी। उस दिन लोग गाड़ी वाली बक करके एक दूसरे को कोस करके और साल भर की अपनी जलन जो कि उसको शांत कर देते थे। इस लिहाज से देखा जाए तो एक साइकोलॉजिकल त्यौहार भी था वो। डेढ़वा चौथ मुझे अभी तक याद है। और मुझे तो लगता है कि ये इस तरीके की डेढ़वा चौथ जो है शहर शहर मनाई जानी चाहिए ऑफ कोर्स। लेकिन मनाई तो जा सकती है, लेकिन बनारस के लोगों को जैसा संयम बाहर के लोगों को नहीं मिलेगा। उस पूरी डेढ़वा चौथ में न कोई घायल होता था, न कोई कुछ होता था। बस केवल गालियाँ निकलती थी और वो गालियाँ जो थी समझ लीजिए कि उन गालियों में कुछ परिवारों का इतिहास कई पीढ़ियों का लोगों को पता चल जाता था। और वो जो गालियाँ बकी जाती थी तो बकी जाती थी। तो बस ये बताता हूँ कि डुल्लू के घर पे जब ढेले पड़ने लगते थे और डुल्लू की दादी जब निकल आती थी बाहर तो बड़े जोर का जय घोष होता था, निकल गई ली, निकल गई ली, निकल गई ली, लुल्लू की दादी निकल गई ली, लुल्लू की दादी निकल गई ली। उसके बाद लोग आराम से खड़े हो जाते थे कि अब लुल्लू की दादी की गालियों का प्रसाद हम लोग ग्रहण करें। या अब इसको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं, इनको गाली दे रहे दो। और लुल्लू की दादी भी गालियों के मामले में किसी को निराश नहीं करती थी। अपनी पाटदार आवाज़ में हुए एक शानदार गालियाँ और नई नई बनाई गालियाँ बक करके वो वृद्धा माहौल को बड़ा गुंजायमान कर देती थी। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। जीवंत महिला थी और 90 साल की उम्र में उतनी जीवंतता भी मैंने बहुत कम देखी। बहरहाल बनारस है, बनारस का मिजाज है। ऐसे ही बनारस बना रहे तो ठीक है। बाकी आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और लोगों को बताइए भी कि इस तरीके का एक चैनल शुरू हुआ है जिसमें इस तरीके की तमाम बातें आ रही हैं। जीवन का जो रंगीन क्षण है, रंगीन पल है, उनका भी आनंद लीजिए। बाकी ये सब तो मोदी मोदी शाह हुआ ये सब तो चलता रहता है। जीवन की जो जीवन की जो जीवंतता है वो भी बनी रहनी चाहिए, ऐसा मेरा इस वाले उसमें अपने उसमें मेरा मानना है। कोशिश कर रहा हूँ, देखिए आप लोग पसंद करेंगे तो ऐसे ऐसे किस्सों की भरमार है। और जैसा मैंने कहा कि आप लोग भी अपने किस्से भेजिए तो ये परंपरा चलेगी, लोग इसको एंजॉय करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।